मुकाबला में हम जेएनयू विवाद की बात तो कर ही रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान से बड़ी खबर, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं। शहबाज शरीफ के समर्थन में 174 सांसदों ने वोट दिया है। स्पीकर ने शहबाज शरीफ को नया प्रधानमंत्री अनाउंस कर दिया। Now I request Mian Mohammad Shehbaz Sharif Sahab to please take the seat of the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. रख अब देखिए आप, शहबाज शरीफ और जरदारी एक साथ, नारे लग रहे हैं, एक जरदारी सब पर भारी। तो शहबाज शरीफ पीएमएल नवाज के नेता, ये अब पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हैं। बिलावल भुट्टो आप देख रहे हैं अपने पिता के बगल में, वो भी वहां पर मौजूद हैं। और शहबाज शरीफ अब नए प्रधानमंत्री होंगे पाकिस्तान के, बन चुके हैं बल्कि। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब ये तय हो गया, जब इमरान खान की सरकार गिर गई परसों, और उसके बाद कल का पूरा दिन ये तय ही था कि अब बस वक्त बाकी है जब उनको वोट दिलाई जाएगी, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे। उनका पहला स्टेटमेंट कश्मीर पर आया है। शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री बनने से पहले जो स्टेटमेंट दिया, उसमें भारत के बारे में यही कहा कि हम भारत से दोस्ती चाहते हैं, लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कश्मीर का मुद्दा हल ना हो जाए। आप देख रहे हैं लोग उनको जो है बधाई दे रहे हैं। त्रिपाठी जी, कोई अंतर आने जा रहा है क्या इमरान खान के जाने से, शहबाज शरीफ के आने से? नहीं, मुझे लगता है कि और ज़्यादा ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे, क्योंकि इमरान खान के साथ एक अलग तरह का समर्थन था और उसके बावजूद वो कश्मीर डे से लेकर कोई रास्ता उन्होंने छोड़ा नहीं था। और अब तो पाकिस्तान जहां खड़ा है वो मतलब एक तरह से कहें कि वो ख़त्म पाकिस्तान है। अब वहां के लोगों को तय करना है कि ये जो नूरा कुश्ती चलती है, क्योंकि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। अभी आपको जितने चेहरे दिख रहे हैं ना, वो बड़ी कमाल की बात है कि ये सब के सब सोच रहे हैं कि ये शहबाज क्यों, ये सारे जितने नेता आपको दिख रहे हैं, और इसीलिए वो एक जरदारी सब पर भारी नारा लग रहा है या ऐसे जो भी नारे लग रहे हैं, वो वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन को एक कहें कि जो रियल पिक्चर है उसको पेश कर रहे हैं। और दूसरी जो बड़ी बात है जिसको मुझे लगता है कि ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इमरान खान भले प्रधानमंत्री पद से हट गए हों, लेकिन लोगों में उनका क्रेज बरकरार है। लोग उनके लिए सड़कों पर अभी भी निकल रहे हैं और वो तैयारी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर वो सफल होते हैं, ठीक है, भारत के साथ रिश्ते तो सुधारना, अगर पाकिस्तान को एक तरह से मैं कहूं कि रहना है, अस्तित्व तो बचाना है, तो ये तो उसको करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो भी स्थितियां हैं, अगर उसमें इमरान खान सेना और आईएसआई के चंगुल से निकल पाते हैं तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी। उन्होंने ये किया तो है, अब कितना आगे तक जा पाएंगे, अभी कुर्सी चली गई तो इसलिए कहना बहुत मुश्किल होगा थोड़ा सा, लेकिन स्थिति बदलने नहीं जा रही। ये जितने दिन रहेंगे खूब बयानबाजी होगी, खूब मीडिया की हेडलाइंस बनेंगी, बहुत कुछ होता है। नवाज शरीफ की देखिए फोटो पीछे रखी हुई है, और मजेदार बात है कि जरदारी साहब के पीछे रखी हुई है। ये सब लोग आपस में एक वक्त मानिए दुश्मन की तरह रहे हैं, सियासी दुश्मन की तरह, जो आज एक साथ आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं। नवाज शरीफ लंदन में, और हो सकता है वापस भी आ जाएं। ये सब परिवारों की राजनीति का खेल है, और परिवारों की राजनीति का खेल में हम हर जगह मुश्किल देखते हैं। तो पाकिस्तान में भी वो हो रहा है, और शहबाज तो कभी स्वाभाविक तौर पर देश के नेता के तौर पर थे भी नहीं, लेकिन क्योंकि एक सहमति का उम्मीदवार करना था, तो सहमति के जब भी उम्मीदवार किसी देश में होते हैं तो ऐसे ही होते हैं। जरा सुन लें, आपको रिक्वेस्ट की जा रही है, यहाँ तशरीफ ले आइए बिलावल साहब। तो मैं अब याद आए कैप्टन सफदर साहब को भूल गए थे जी। प्लीज अली नवाज शाह साहब आ जाए। जी तशरीफ रखें प्लीज।
Please, खामोशी इख्तियार करें. Now I give the floor to the Honorable Prime Minister of Pakistan. बस हो गया, काफी हो गया, अभी बहुत मौके आएंगे. प्लीज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला के लिए तमाम हम्द सना और तारीफ है. अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है और उसका जितना भी हम शुक्र अदा करें कम है कि उसने अपनी कमाल मेहरबानी से और इस ऐवान में फ्रंट बेंचेस पर तशरीफ फरमा कायदीन और हमारे तमाम इन साथियों की काविश, कमिटमेंट और करोड़ों अवाम लोग पाकिस्तान में उनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने आज पाकिस्तान को बचा लिया है. और जनाब स्पीकर, ये तारीख में पहला मौका है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन कामयाब हुई और हक की कामयाबी हुई और बातिल को शिकस्त हुई. मैं समझता हूं जनाब स्पीकर, आज के दिन पूरी पाकिस्तान की कौम के लिए एक अजीम दिन है कि इस ऐवान ने एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, झुर्लू की पैदावार वज़ीर आज़म को आइन और कानून के जरिए अपने घर का रास्ता बताया है. और अवाम की ये खुशी का और क्या इसकी मिसाल हो सकती है कि आज पाकिस्तान में रुपया डॉलर के मुकाबले में 8 रुपए ऊंचा गया है. 190 से वापस 182 पे आया है. तो ये 8 रुपए कम हुए हैं. जो शख्स ये कहता था कि रुपया 1 रुपया भी ऊपर जाए तो वज़ीर आज़म करप्ट होता है, ये 8 रुपए नीचे गया है. तो इसको आप क्या कहेंगे? मासवाए अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का इस ऐवान पर भरपूर एतबार और एतमाद. जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी तरफ से और पूरे इस ऐवान की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने आइन शिकनी को कलअदम करार दिया और उन्होंने नजरिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया और आइंदा के लिए भी अब कोई नजरिया ज़रूरत का सहारा नहीं ले सकेगा. मैं समझता हूं कि हमें इस हवाले से वो दिन जब अदालत उज़्मा ने ये यूनानिमस फैसला दिया, उस दिन को पाकिस्तान की तारीख में आइन की सरबुलंदी और पार्लियामान की सरबुलंदी का दिन हमेशा मनाना चाहिए और उसको यादगार दिन तस्वर करना चाहिए. जनाब स्पीकर, आज भी आपने देखा और पिछले एक हफ्ते से ये ड्रामा चल रहा था और कितनी ढिठाई के साथ झूठ के ऊपर झूठ बोला जा रहा था कि पता नहीं कौन सा खत आया, कहां से आया, और उसमें उसके अभी तक कल भी यहां पर
डिप्टी स्पीकर साहब ने कल भी वो खत लहराया और कहा कि ये ले ली, परसों जी ये ले लीजिए, और सेक्रेटरी साहब को कहा कि ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को दिखा दें। ना मैंने वो खत देखा अभी तक, ना मुझे किसी ने दिखाया। ये है वो ड्रामा और झूठ और फ्रॉड जो इस ऐवान के साथ नहीं बल्कि पूरी कौम के साथ किया जा रहा है। इस हवाले से जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहता। हकीकत यह है कि मेरी, वैसे तो हम मिलते रहते हैं, लेकिन इस हवाले से पीपल्स पार्टी के ज़ोमा जनाब आसिफ जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की मेरी मुलाकात मार्च के अवाइल में होती है। ये 8 तारीख का जो फ्रॉड बयान करते हैं, मेरी इनसे मुलाकात तो उससे कई दिन पहले होती है, और हमने आपस में ये तय किया कि हम इंशाअल्लाह इस बारे में मुशावरत करके फैसला करेंगे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को हम आगे लेके जाएं। चुनाचे 3 मार्च को मियां नवाज शरीफ मेरे कायद ने मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग की। पीपल्स पार्टी ने अपने ताईं अपनी मीटिंग की, और हमने बड़े डिस्कशन के बाद ये फैसला किया कि हम इस करप्ट तारीख की, करप्ट इनकॉम्पिटेंट लेड बैक हुकूमत के खिलाफ हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। फिर हम पीडीएम में गए और पीडीएम में इसका फैसला हुआ, और इस तरह 8 मार्च को ये करारदाद जमा कराई गई। जनाब स्पीकर, ये कहते हैं कि ये खत 7 मार्च को आया। जिस तरह मैंने हकायक बताए हैं कि हमारी मीटिंग्स उससे कई दिन पहले हुई और हमारे फैसले उस दिन कई दिन पहले हो चुके थे, मैं समझता हूं कि मैं इस बात की मजीद तह में नहीं जाना चाहता। कौम को, पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को इस बात का हक हासिल है। इस पार्लियामान के ऑनरेबल मेंबर्स के एक एक मेंबर को इस बात का पूरा हक हासिल है कि वो जानना चाहते हैं कि ये हकीकत है क्या, और अगर ये झूठ है जो यकीनन है, तो फिर इस पार्लियामान के सामने आना चाहिए और पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए, ताकि ये बहस और ये डिबेट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। इसलिए मैं आज आपकी तोसत से इस पार्लियामान की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं बतौर मुंतखब वज़ीर आज़म के पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी है, वहाँ पे इन कैमरा इसके ऊपर कमेटी के ऑनरेबल मेंबर्स को पूरी ब्रीफिंग दी जाए, जिसमें मुसल्लह अफवाज के तमाम सरबराह मौजूद हों, जिसमें DG ISI हो, जिसमें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हों, और जिसमें वो सफ़ीर हों जिन्होंने ये ख़त लिखा और उसके बाद ब्रसल्स उसकी ट्रांसफ़र हो गई। मैं समझता हूँ कि हमें फिलफौर हमें इसमें कतअन देर नहीं करनी चाहिए, ताकि पूरी कौम को पता चले। और मैं आज जनाब स्पीकर आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ अपनी तरफ से, और बिला खौफ तरदीद इन कायदीन की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस हवाले से अगर एक रत्ती बराबर, जनाब स्पीकर, अगर इवन एन आयोटा ऑफ एनी शेड ऑफ एविडेंस खुदा न खास्ता आ जाए कि हम किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुए, या खुदा न खास्ता बैरूनी किसी ताकत के हमें वसाइल मिले, जिस तरह के फॉरेन फंडिंग में साबित हो चुका है, ये अगर खुदा न खास्ता एक धेले की कहीं ये साबित हो जाए या हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए, तो मैं यहाँ पर आपको गवाह बनाकर, उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर ये कहता हूँ कि मैं 1 सेकंड में वजारत उज़्मा से इस्तीफ़ा देकर घर चला जाऊँगा। जनाब स्पीकर,
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث آج ختم ہو جانی چاہیے. میں انشاءاللہ پہلی فرصت میں ان کیمرہ سیشن کا میں انتظام کرا کے جناب کو میں اطلاع کروں گا. جناب اسپیکر، میں ایک مرتبہ پھر اپنے جملہ قائدین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام اتحادی پارٹیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام باضمیر ارکان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس سارے معاملے میں میری مکمل رہنمائی فرمائی. اور جناب اسپیکر، بلا شبہ ہمیں اس موقع کے اوپر ہمیں ذرائع ابلاغ، سوشل میڈیا، تمام صحافتی اداروں، تنظیموں، پریس کلبز اور سول سوسائٹی کے ان آئین پرستوں، خوف اور لالچ سے بے نیاز ان افراد کو، ان جماعتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی ہمیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس وقت آئین اور قانون کا پورا ساتھ دیا اور یہ جمہوری عمل کو آگے بڑھنے میں پوری مدد کی. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک بھر کی وکلا برادری، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سمیت تمام بارز کا ہم دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس بیٹل میں ہراول دستہ تھے اور انہیں ہر جگہ انہوں نے پوری طرح رہنمائی کی. اور جب موقع ملا تو پھر وہ سپریم کورٹ میں آج خود انہوں نے پٹیشن داخل کی. سپریم کورٹ نے خود سو موٹو ایکشن لیا. لہٰذا میں پورے ملک میں کہ طول و عرض میں پھیلے ہوئے لاکھوں وکلا حضرات کا میں اپنی طرف سے اور اپنے قائدین کی طرف سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر، میں آتا ہوں بڑے اہم موضوع کے اوپر. میں نے یہ کئی مرتبہ کہا کہ قرض کی زندگی کوئی زندگی نہیں. زندگی وہی ہے انسان جو خود شبانہ روز محنت کر کے خون پسینہ بہائے اور خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. یہی پیغام اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں دیا. یہی سبق ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ حسنہ سے ہمیں دیا اور یہی قائد اور اقبال کا پیغام ہے. اس کے علاوہ کوئی سر اٹھا کے گلیوں اور محلوں میں چل نہیں سکتا. اگر ہم نے زندہ رہنا ہے تو ایک باوقار اور خود مختار قوم کی طرح رہنا ہے. اس کے بغیر ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر سکتے. جناب اسپیکر، میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ بے شک ان 4 سالوں میں یہ تمام ساتھی، یہ زوماں ان کی بیٹیاں، ہماری بہنیں بیٹیاں جو یہاں بیٹھی ہیں، اور یہ سب یہاں پر لوگ جنہوں نے جیلیں اپنا برداشت کی اور جھوٹے مقدمات یعنی چرس اور بھنگ جیسے جھوٹے مقدمات بنائے گئے. بتائیے کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ خداداد ملک پاکستان میں اس طرح کی ظلم اور زیادتی اور چیرہ دستی ہوگی؟ مگر یہ ہوا. اور کس کی ناک کے نیچے ہوا؟ کس کی حکومت کے نیچے ہوا جو کہتا تھا کہ میں ایک نیا پاکستان لے کے آؤں گا جہاں پر انصاف کا بول بالا ہوگا. جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں ہر لحاظ سے اس قوم کا احترام کرنا ہوگا اور ان کا محافظ بننا ہوگا. نہ کوئی غدار ہے اور نہ کوئی غدار تھا. جناب اسپیکر، اور میرا ماننا ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کی جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے، معیشت کو آگے بڑھانا ہے، تو پھر ڈیڈ لاک نہیں، ڈائیلاگ سے کام لینا پڑے گا. پھر جناب اسپیکر، زخم کو اوپر مرہم رکھنا پڑے گا. پھر مخاصمت سے نہیں، مفاہمت سے کام لینا پڑے گا پاکستان کے وسیع تر مفاد میں، اور تقسیم نہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ تفہیم سے کام لینا پڑے گا. یہی ابدی پیغام اقبال نے دیا تھا، یہی پیغام حضرت قائد اعظم نے دیا تھا. اور جناب اسپیکر، تبدیلی باتوں سے نہیں آتی.
اگر باتوں سے تبدیلی آنی ہوتی تو 4 سال میں تبدیلی کی ہوا ہمیں اس دنیا کے سب سے شاندار ترقی یافتہ ملک میں بدل دیتی. خدا جانے یہ کیسی تبدیلی کی ہوا چلی کہ ہر چیز برباد ہو کے رہ گئی, معیشت تباہ ہو گئی, معاشرہ تباہ ہو گیا اور معاشرے کے اندر زہر گھول دیا گیا, جس کو میں آپ کو عرض کرتا ہوں جناب اسپیکر, اب سال لگ جائیں گے. اس زہر آلودہ پانی کو صاف کرنے کے لیے کئی سال لگ جائیں گے, اور وہ اس کے بغیر نہیں ہوگا کہ ہم میں آپس میں اتفاق اور اتحاد ہوگا تو ہم دوبارہ اس ملک کو اس کے اصل منزل کی طرف ہم لے کے جائیں گے. وگرنہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر مشکلات, مایوسی خدا نخواستہ ہمارا مقدر ہوگی. میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب اسپیکر, ہماری ملکی معیشت اس وقت انتہائی گمبھیر حالات میں ہے. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.